हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर, जिसे हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसके ऊपर है कि विच सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। कि इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, चाइनीज़ और इंडस वैली सिविलाइजेशन में से वो कौन सी सिविलाइजेशन है जो कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन समझी जाती है दुनिया के अंदर। तो द आंसर इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया जो कि एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, वो कंसिडर की जाती है राइटिंग की बर्थ प्लेस, यानी कि जो राइटिंग की स्टार्ट थी वो इसी सिविलाइजेशन से की गई थी। इसी सिविलाइजेशन से जो था वो राइटिंग का प्रोसेस जारी किया गया था और ये रिकॉर्डेड है हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत ही माहिर थे कि उन्होंने वर्ल्ड में पहली दफ़ा सिटीज़ को बिल्ड किया। और यही नहीं, इसके अलावा इन्होंने जो पुरानी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है उन्हें डेवलप किया, जो कि मोस्टली जो है वो सेंटर्ड करते हैं इस टाइम इराक के अंदर। नेक्स्ट, इजिप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, कि इजिप्ट को और किस नाम से जो है वो जाना जाता है। इजिप्ट किस नाम से जाना जाता है? इजिप्ट गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल का नाम ही क्यों दिया गया है। क्योंकि जो नाइल है वो लाइफ लाइन है इजिप्ट की, इसी नाइल से इजिप्ट का सर्कल चलता है, इसी की वजह से उनका बजट बनता है। और इसके अलावा इजिप्ट जो है वो बिल्कुल एक डेजर्ट है, एक सहरा है। That's why Egypt is known as gift of the Nile. Next, the first Olympic Games were held in, कि दुनिया में फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स जो थी वो कब, किस बीसी के अंदर जो थी वो हेल्ड हुई थी फर्स्ट टाइम। तो 1776 बीसी के अंदर फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स प्ले की गई थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। नाउ आगे देखते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, कि वो कौन है जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री के फादर के नाम से जाना जाता है। नाउ रीज़न देखते हैं कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है आखिर। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि उसने फर्स्ट टाइम नरेटिव हिस्ट्री लिखी थी वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। और इसका जो काम था वो था हिस्ट्री ऑफ द ग्रेसो पर्शियन वॉर्स। ये बहुत से ऐसे काम, ऐसे पॉइंट्स छोड़ के गया है हिस्ट्री के ऊपर जो कि हिस्ट्री में काउंट होते हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइम जिसने हिस्ट्री के ऊपर कुछ लिखा था तो वो ये था हेरोडोटस, और इसीलिए इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि द पोटर्स व्हील वॉज फर्स्ट यूज्ड इन दिस सिविलाइजेशन, कि जो पोटर व्हील्स था वो कौन सी सिविलाइजेशन में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। हड़प्पन, चाइनीज़, इंडस वैली और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में से। तो इसका आंसर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ही पोटर व्हील को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी सिविलाइजेशन के लोगों ने पहली दफ़ा जो है वो पोटर व्हील का यूज़ किया था। नाउ आगे है व्हेन डिड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट, कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी जो वो कब स्टार्ट हुई थी, किस जो है वो ईयर के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो थी वो 1517 में स्टार्ट हुई थी, और इसका जो पर्पज़ है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है कि व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। जहाँ पे हमसे पूछा गया है, तुम यहाँ पे देखते हैं कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट का पर्पस क्या था, आखिर ये क्यों चलाई गई ये मूवमेंट रिफॉर्मेशन। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि इट वाज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द पोप एंड द लेटर ऑफ इंडल्जेंस, कि ये एक रिवॉल्ट था किसके अगेंस्ट? पोप एंड द लेटर ऑफ इंडल्जेंस के अगेंस्ट एक लेटर था, इसलिए रिफॉर्मेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, ये इसका पर्पस था। आगे देखते हैं कि द एज ऑफ रिनाइसेंस स्टार्टेड इन द सेंचुरी, कि जो एज ऑफ रिनाइसेंस थी वो किस सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो द आंसर इज 16th सेंचुरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। 16th सेंचुरी के अंदर एज ऑफ रिनाइसेंस को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट कब हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है 1। 1760 के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 10 के ऊपर कि वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट, कि
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को तो हमने देख लिया वो स्टार्ट किस ईयर में हुई थी। ना वो हमसे पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई कहाँ पे थी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रोम और अमेरिका में से। तो इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में पहली दफ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था इन ईयर ऑफ 1760। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ईयर डिड क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि फादर ऑफ अमेरिका और फाउंडर ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, उसने किस ईयर के अंदर अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो इसका जो आंसर है वो है 1492 के अंदर जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को। अमेरिका को पहले कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। अमेरिका को ऐसी कंट्री समझा जाता था जहाँ पे कोई भी कैदी होता था किसी भी कंट्री में तो उसे वो अमेरिका भेज देते थे, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेकार जगह समझी जाती थी। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा कि ये एक कंट्री मतलब एक आज़ाद इंडिपेंडेंट बन सकती है, तो उसके बाद उसने इस आइडिया को डिस्कवर किया, अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट स्टेट और काफ़ी स्टेट्स को मिला के जो है उसने इसको इकट्ठा किया। सबसे पहले ये 4 स्टेट्स जो थी वो मिलकर बनी थी जो कि अमेरिका कहलाती थी, लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता 13 हुई और नाउ ये 15 स्टेट्स पे मुश्तमिल है यूएसए। यही वजह है कि इसके फ्लैग के अंदर 50 स्टार्स हैं और यही वजह है कि इसका नाम शुरू से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा गया है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाउट फ्रॉम डैश टू डैश। कि अमेरिकन वॉर जो थी जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई थी वो किस ईयर से किस ईयर तक चलती रही थी। तो द आंसर इज़ कि 1775 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो स्टार्ट हुई थी, जो कि 1783 तक चलती रही थी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ दी मैग्ना कार्टा और द ग्रेट चार्टर ऑफ 1215। कि मैग्ना कार्टा क्या है और ग्रेट चार्टर 1215 का क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैग्ना कार्टा है वो एक डॉक्यूमेंट था जो कि पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसे यूके का समझा जाता है और जिसे हाफ कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशन भी समझा जाता है यूके का। यूके में वैसे तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन एक इसे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू दी जाती है क्योंकि ये पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट था जो कि लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लिखा था, किंगशिप के खिलाफ लिखा था, अपने ऊपर से बगैर वजह वाले टैक्स हटाने के लिए और अपनी जो है अपनी इक्वलिटी और अपनी आज़ादी के लिए, अपनी राइट्स के लिए लिखा था। मैग्ना कार्टा जो है ये बहुत वैल्यू रखता है यूके की आज़ादी के अंदर, इसकी इंडिपेंडेंस के अंदर। और ये ग्रेटर चार्टर है 1215 का। इसे क्लियर करने का मकसद ये है कि आपके सामने किसी भी वर्डिंग में है तो आपको अंदाज़ा हो, जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर है कि फाउंडेशन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ इंग्लिश पीपल। के मैग्ना कार्टा जो कि ग्रेट चार्टर ऑफ 1215 के नाम से भी जाना जाता है, इसका पर्पस था फाउंडेशन ऑफ राइट्स, राइट्स की फाउंडेशन और लिबर्टीज़ की इंग्लिश पीपल के लिए फ्रॉम किंगशिप। यूके में अभी भी जो है वो किंगशिप का सिस्टम चलता है, लेकिन उस टाइम पे जो सिस्टम था वो ऐसे था कि ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि जो किंग ने कह दिया है बस वो कह दिया है। आजकल तो लेकिन फिर भी काफ़ी चेंज हुआ है सिस्टम, काफ़ी वहाँ पे प्रेसिडेंट और इन चीज़ों में फिर भी हुआ है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक किंग ही होता था जिसकी सुनी जाती थी। वो गलत कहता था, सही कहता था, ये बात तो भी उनके दरमियान है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग और कोई भी किंग को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब उस चीज़ की वो वैल्यू नहीं रह गई है यूके के अंदर जो कि पहले थी, और ये सब कुछ जो है वो स्टार्ट हुआ था इसी मैग्ना कार्टा से। सो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन डिड अमेरिकन्स गेन इंडिपेंडेंस। के अमेरिकन्स ने फिर जो है इंडिपेंडेंस किस ईयर के अंदर गेन की थी। तो इसका आंसर है कि 4 जुलाई 1775 को अमेरिकन्स ने जो थी वो अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 16 के ऊपर है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी। तो इसका आंसर है कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी जो कि 1799 तक चलती रही थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी।
नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसका स्लोगन क्या था, उसका मकसद क्या था, इसके पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो मकसद था वो क्या था। तो इसका आंसर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसका जो स्लोगन था वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ऊपर बेस कर रहा था और इसका मकसद यही था इस रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट है कि द 30 years वॉर वॉज फाउट फ्रॉम डैश टू डैश, कि जो वॉर 30 years चली थी वो किस ईयर से किस ईयर तक थी। तो इसका आंसर है कि जो 30 year वॉर चली थी वो 1618 में स्टार्ट हुई थी, जो कि 1648 में ख़त्म हुई थी। ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि वो स्टार्ट कब हुई थी, या ये भी पूछ सकते हैं कि वो ख़त्म कब हुई थी। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर कर लेना, अपने हमने जो पीछे भी डिस्कस किए हैं उन्हें भी क्लियर कर लेना कि वो अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि होज रीजन वाज द किंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, के फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किस किंग का जो टाइम पीरियड था वो चल रहा था, किस किंग की जो है हुक्मरानी चल रही थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लुइस एक्स वी आई की जो है वो किंगशिप चल रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में। आगे है जी विच ट्रीटी एक्नॉलेजेस द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, कि कौन सी ट्रीटी है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका की इंडिपेंडेंस को एक्नॉलेज करवाती है। तो वो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ पेरिस। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ पेरिस कैसे रीज़न बनी थी इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका की। तो हम इसे डिस्कस करते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन थी वो रूल कर रही थी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, और इसी ट्रीटी ने जो था वो फॉर्मली जो कंट्रोल था ग्रेट ब्रिटेन का 13 कॉलोनीज, जो मैंने पहले हमने डिस्कस किया है कि पहले ये 13 कॉलोनीज थी, पहले 4 थी फिर 13 कॉलोनीज थी। तो उसने इस ट्रीटी ने जो है वो इन 13 कॉलोनीज के ऊपर से ग्रेट ब्रिटेन का कंट्रोल ख़त्म किया था। ये ट्रीटी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट के नाम से इसलिए भी जानी जाती है। इसने हॉस्टिलिटीज़ को जो है वो ख़त्म किया था और कंक्लूजन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर को। नेक्स्ट देखते हैं कि द सोवियत यूनियन वाज मेड अप ऑफ डैश रिपब्लिक्स, के सोवियत यूनियन को कितने रिपब्लिक्स के ऊपर जो था वो बनाया गया था। तो द आंसर इज़ 415 जो है रिपब्लिक्स के ऊपर सोवियत यूनियन को बनाया गया था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सोवियत यूनियन होता क्या है, तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं। सोवियत यूनियन को द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पहली ऐसी कंट्री थी जिसने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता था। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहला गवर्नमेंट सिस्टम था वो इसी कम्युनिज्म में सोवियत यूनियन ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि सिर्फ 1922 से 1991 तक जो है वो एग्जिस्टिंग में था, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में जानी जाती थी वर्ल्ड के अंदर। तो आई होप नाउ आपको जो है सोवियत यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि सोवियत यूनियन क्या है। नेक्स्ट है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैपेंड, कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली थी वो कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1848 टू 1871 तक जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो हुई थी। आगे चलते हैं जी कि हु वॉज द रेवोल्यूशनरी बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के पीछे जो रेवोल्यूशनरी थी वो क्या थी। तो इसका आंसर है गुसिप गरिबल्डी। गुसिप गरिबल्डी जो थी वो रेवोल्यूशनरी थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के पीछे। नेक्स्ट के व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट, के वर्ल्ड वॉर जो वन थी पहली वर्ल्ड वॉर वो कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर है कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई थी। इसका जो है हम कह सकते हैं कि वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 28 जुलाई 1914। क्लियर है माइंड में। बगैर टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट मूव करते हैं कि 27 पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर वन एंडेड, कि ये वर्ल्ड वॉर वन हमने देख लिया कि ये स्टार्ट कब हुई थी। तो ना वो हमसे सेम पूछ रहे हैं कि यही वर्ल्ड वॉर जो है वन ये एंड कब हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई थी 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द पॉलिसी यूज्ड बाय बिस्मार्क ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के टाइम बिस्मार्क ने कौन सी पॉलिसी जो है वो यूज़ की थी।
तो बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी है उसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के दरमियान यूज़ किया था उस टाइम पे। नेक्स्ट है जी कि विच नेशन वाज स्टैंडिंग न्यूट्रल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि वो कौन सा नेशन था, कौन सी कंट्री थी जो कि न्यूट्रल रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। इटली, जर्मनी, प्रशिया और नॉर्वे में से। तो नॉर्वे वो कंट्री थी वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान जो इसके दौरान न्यूट्रल रही थी, जिसने किसी का साथ नहीं दिया था, जो इस चीज़ में पड़ी ही नहीं थी, न्यूट्रल थी, वो थी नॉर्वे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। नेक्स्ट चलते हैं 30 के ऊपर के व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इम्पोज्ड अपॉन द नेशंस, कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो नेशंस के ऊपर कब जो है वो इम्पोज हुई थी। तो इसका आंसर है कि 10 जनवरी 1920 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इम्पोज हुई थी नेशन के ऊपर। तो द करेक्ट आंसर इज़ 1। क्लियर है। आगे मूव करते हैं 21 के ऊपर कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो कि इम्पोज हुई थी नेशंस के ऊपर उसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था। तो इसका पर्पस था टू ब्रिंग पीस बिटवीन द नेशंस हु फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्साइल्स जो है ट्रीटी थी जो कि इसका पर्पस ये था कि जिन नेशंस के दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है उनके दरमियान पीस जो है वो कायम किया जाए, अमन कायम किया जाए उन कंट्रीज़ के दरमियान जिनमें वर्ल्ड वॉर 1 चली थी। तो नेक्स्ट देखते हैं 32 के ऊपर के द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। अब चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानिब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट कब हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 में स्टार्ट हुई थी। अब तक दुनिया में सिर्फ 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, पहली जो हम डिस्कस कर चुके हैं और जो दूसरी थी वो जो है 1939 में सितंबर के मंथ में स्टार्ट हुई थी। और ये एंड कब हुई थी ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 33 के ऊपर, जो कि है कि द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज, कि वो पहला कौन सा प्रेसिडेंट था जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो अपॉइंट हुआ था एज अ प्रेसिडेंट। तो वो इंसान था जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट है जी कि इन विच ईयर डिड फ्रांस डेडिकेट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू अमेरिकाज इंडिपेंडेंस, कि किस ईयर में जो है फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी डेडिकेट किया था अमेरिका के इंडिपेंडेंस को। तो 28 अक्टूबर 1886 जो है इस डेट और इस ईयर में फ्रांस ने जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी डेडिकेट किया था अमेरिकाज की इंडिपेंडेंस के ऊपर यूएसए की। 35 पे देखते हैं कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। पहले हमने देखा स्टार्ट कब हुई थी, नाउ कि ये एंड कब हुई थी। तो सितंबर 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म हो गई थी, जो कि सितंबर 1939 में ही स्टार्ट हुई थी। आगे चलते हैं 36 के ऊपर कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि वो क्या जो है वो अहम वजह बनी थी, वो फ़ौरन वजह कौन सी थी जो कि पहली वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का बाइस बनी थी, वो इमीडिएट कॉज क्या था। तो इसका जो आंसर है वो है द मर्डर ऑफ आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की जो डेथ थी, उसका जो कत्ल था, मर्डर था, वो कॉज बना था इमीडिएट वर्ल्ड वॉर 1 का। 37 पे चलते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, कि जो पहला रशियन रेवोल्यूशन था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो 1917 के ईयर में जो है वो पहला रशियन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। 38 पे देखते हैं कि विच आइडियोलॉजी वाज बीइंग एस्टेब्लिश एंड पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन, कि वो कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सा नज़रिया था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था और बहुत पॉपुलराइज्ड हुआ था, बहुत फेमस हुआ था रशियन रेवोल्यूशन के दौरान। तो वो आइडियोलॉजी जो थी वो मार्क्सिज्म थी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी तब और बहुत ही पॉपुलराइज्ड हुई थी रशियन रेवोल्यूशन में। तो नेक्स्ट देखते हैं 39 के ऊपर कि हु प्रिजाइडेड एज द किंग ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन, कि किसने जो है वो प्रिजाइड किया था किंग को रशियन रेवोल्यूशन के दौरान। तो निकोलस जो था उसने प्रिजाइड किया था किंग को रशियन रेवोल्यूशन के दौरान। क्लियर है।
आगे देखते हैं 40 के ऊपर कि व्हेन वाज द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स और द सोवियत यूनियन बोर्न। कि पहले हम ये देख चुके हैं कि यूनियन सोवियत और यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो है इन दोनों नामों से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं वो बॉर्न कब हुआ था। ये एक नेशन था और सोवियत जो कि 1923 में जो है वो बॉर्न हुआ था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारी क्लियरली समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने रिव्यूज़ लाजमी शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।